हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और मैं आपको तैयारी करवाती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। मेरा पेपर 2 है कॉमर्स और आज मैं आपको कराने वाली हूँ एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पर्पज़। ये इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इतना भी आ जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था, तो 2005 में हुआ था। ये मैंने आपको एक PYQ करवा ही दिया है। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का मतलब ये है कि आपको अधिकार है कि आप इन्फॉर्मेशन जानें अपने देश के बारे में, जो भी चल रहा है, जो भी जिस तरीके से काम हो रहा है, चाहे पॉलिटी में हो, चाहे किसी भी रिलेटेबल हो। सॉरी। तो आप आपके देश के बारे में जानो, ये आपका अधिकार है। इन्फॉर्मेशन हो आपको हर चीज़ की, आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखी जाए कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस में कितना पैसा लगाया गया है। हम बजट पढ़ते हैं, जैसे बजट से हमें सब पता चल जाता है, इकोनॉमिक सर्वे से हमें सब पता चल जाता है। तो ये हमारा अधिकार है ना। हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, तो ये हमारा अधिकार है कि हमें अपने देश के बारे में सब कुछ पता हो। तो सीधा सा मतलब तो यही है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था और हमें हमारे देश के बारे में जानने का अधिकार है। आपको आपके देश के बारे में क्या चल रहा है उसकी आपको सारी नॉलेज हो, ये आपका एक अधिकार है। तो इसमें आप अधिकार है तो आप खुद से आप इसमें वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे इस बारे में ये जानना है। और उनके पास 30 दिन की लिमिट होती है कि आपको 30 दिन के अंदर वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि अच्छा आपको ये जानना है, तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो आप इसमें सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फ़ीस है। आप इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि इंटरनेट के द्वारा भी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फॉर्म फिल करके भी आप कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। मैंने आपको बेसिक इसका पूरा समझा दिया है। अब क्या होता है कि क्वेश्चंस हमारे आते हैं डायरेक्ट थोड़ी लैंग्वेज से, है ना। तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी हमको पढ़ना पड़ेगा, पर मैं आपको ट्राई करूँगी बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने की। तो ये लीगल एस्पेक्ट का टॉपिक है हमारा, लॉ का, पेपर 2 कॉमर्स का जेआरएफ के लिए। और वैसे भी ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मीनिंग आपको समझा दिया है कि आपको अधिकार है जानने का कि देश में क्या हो रहा है। हाँ, तो बिल पास्ड कब कब हुआ था, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसा चेंज दे सकता है कि लोकसभा के द्वारा बिल पास 12 मई को हुआ था और राज्यसभा को 11 मई को हुआ था। क्या ये ट्रू है? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो लोकसभा को हुआ था 11 मई 2005 और राज्यसभा का हुआ था 12 मई 2005। प्रेसिडेंट द्वारा किया गया था 13 जून 2005। आई होप ये आपको रिमेंबर रहेगा। आसान है। लोकसभा 11 मई, राज्यसभा 12 मई। देखा, आर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, और 2 भी ऐसे बनता है, तो आपको याद रहेगा। एल ऐसे बनता है, तो ये 1 ऐसे आपको याद रहेगा, है ना। प्रेसिडेंट का P ऐसे है, तो आप इसका 13 याद रख लीजिए। ठीक है, ये 1 है और ये 3 है, ऐसा आप याद रख लीजिए 13 जून। तो ये निमोनिक से आपको याद हो ही जाएगा। ऑल सिटीजन्स शेल हैव टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो भी सिटीज़न है, सिटीज़न जो इंडिया में है 182 डेज से वो रह रहा है ना। इंडिया में जो सिटीज़न होता है हमारे इंडिया का, तो उसको राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन हो। अप्लाई टू ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? जो भी सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ है सब पे अप्लाई होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन एंड डील विथ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको डील करना है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप किसको जाके बोलोगे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन जाननी है, रिक्वेस्ट करोगे? आप किससे डील करोगे? तो आप करोगे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, जिसको हम PIOS कहते हैं, एंड असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर RTI एक्ट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। तो आप के क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि PIO को आप रिस्पॉन्सिबल है क्या, तो हाँ, आप उस पर क्लिक करोगे।
अगर नहीं है तो आप उसको फॉल्स कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है ना। तो टू गिव एक्सेस टू सिटीजन फॉर इंफॉर्मेशन दैट अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर आ रहा है ना, तो वो मतलब आप कंट्रोल में है आपका सिटीज़न का कि आप उसके इन्फॉर्मेशन आपको मिले, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। अब क्या है, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखें, अकाउंटेबिलिटी रखें इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ये इसीलिए तो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसको प्रमोट कर रही है, जो भी काम कर रही है तो उसके साथ ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है। टू मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन रियल लाइफ। अब डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ कि आप आज़ाद सोच रखते हैं, ये एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके जो रियल लाइफ से रिलेटेबल होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, लोग जो भी काम कर रहे हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेबल है, रियल सेंस उसका होना चाहिए कि डेमोक्रेसी वर्क आप जो भी कर रहे हैं वो, है ना। करप्शन को रिड्यूस करना है, इनएफिशिएंसी फॉर इजीली डिसीजन मेकिंग। अब जैसे करप्शन बहुत ज़्यादा रहता है ना, वैसे भ्रष्टाचार बहुत है देश में, बहुत अधिक है, लेकिन उसको कम करना है, इनएफिशिएंसी को कम करना है कि आप एफिशिएंट वर्क करें, जो भी आप काम कर रहे हैं वो दिखना चाहिए कि हाँ काम हुआ है, तो इजीली डिसीजन मेकिंग ले सके जनता भी, हमारी देश की जनता भी ले सके। तो करप्शन को कम करना और इफ़िशिएंसी को भी, इनएफिशिएंसी को भी कम करना है, एफिशिएंट वर्क करना है, डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सके। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल थ्रू रिस्पॉन्सिवनेस। अगर अब ऐसा रहेगा कि पता है, मुझे भी देश के बारे में पता है, आपको भी देश के बारे में पता है, मतलब आम जनता को पता चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट और जो पीपल है उसके बीच में क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, है ना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। टू गिव एक्सेस टू सिटीजन इन्फॉर्मेशन दैट अंडर द, जो भी कंट्रोल पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सिटीजन को हो। प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इन द वर्किंग, जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, कि आप काउंट कर सके कि कितना हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, फाइनेंशियली भी कितना लग रहा है ना। टू मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन रियल लाइफ। आप जो डेमोक्रेसी है देश की, मतलब डेमोक्रेसी बनाना है कि आप आज़ाद ख्याल रख सकते हो अपने, करप्शन को रिड्यूस करना है, इनएफिशिएंसी को कम करना है और इजीली आप डिसीजन मेकिंग ले, मतलब डिसीजंस ले सकें। ट्रस्ट बिल्ड करना है किसके, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में थ्रू रेस्पॉन्सिवनेस। इस रेस्पॉन्स से तो होगा ना कि गवर्नमेंट भी बता रही है क्या काम हो रहा है ना, तो पीपल ट्रस्ट कर पाएंगे इजीली। उसके बाद आती पब्लिक अथॉरिटीज़। मैंने यहाँ पे बहुत बार पब्लिक अथॉरिटीज़ यूज़ में लिया है। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होती क्या है ना, कि किसके कंट्रोल में है, पब्लिक अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में है। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या है, मेन 6 कैटेगरीज है इसकी, तो वो देखते हैं। बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इस्टेब्लिश्ड हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, तो वो हमारी पब्लिक अथॉरिटी है। बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय अंडर अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश करा है ना, जिसको अपन स्टेचुरी बॉडी बोलते हैं, तो वो भी क्या होगा, वो क्या होगा, हमारा पब्लिक अथॉरिटी होगा। बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय अंडर अ लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर से भी जो इस्टेब्लिश किया है जिसने, वो भी हमारा क्या होगा, पब्लिक अथॉरिटी होगा। बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन या ऑर्डर से हुआ है तो भी वो हमारा क्या होगा, पब्लिक अथॉरिटी होगा। बॉडी ऑन कंट्रोल कर रहा है सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय, गवर्नमेंट ने किसी में फाइनेंस करा है जो ये गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर रही है तो वो भी हमारी पब्लिक अथॉरिटी है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय, जो एनजीओ जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, चला रही है ना, गवर्नमेंट जिसको फाइनेंस कर रही है वो हमारी पब्लिक अथॉरिटी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये पब्लिक अथॉरिटी है आरटीआई एक्ट की, तो आप इसे भी याद रखिएगा।
आसान है वैसे तो, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, स्टेट लेजिस्लेचर, या गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर आता है, या गवर्नमेंट किसी में फाइनेंस कर रही है, या वो एनजीओ जिसमें गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है। तो तीन तो ऐसे ही है कि गवर्नमेंट का है ना, तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया, एक गवर्नमेंट एनजीओ में फाइनेंस कर रही है, और एक गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, ठीक है। और तीन है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला हो, पार्लियामेंट वाला हो, और स्टेट लेजिस्लेचर वाला हो। आई होप ये आपको याद हो गया होगा, ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आगे हम करते हैं, वॉट इज़ इन्फॉर्मेशन यू कैन रिकॉर्ड इन दिस फॉर्म। आप मतलब कि अब जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या क्या रिकॉर्ड करके रख सकते हो, आप किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। जैसे भी चाहे आप जिस फॉर्म में आप रिकॉर्ड कर सकते हो वो हम देखते हैं। इंस्पेक्ट वर्क, आपने इंस्पेक्ट करा कि ये काम ऐसे हुआ है, ये काम ऐसे हुआ है, ऐसे डॉक्यूमेंट में आप कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। नोट्स लिख सकते हो, कोई सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकते हो कि हमें इसकी कॉपीज़ चाहिए कि ये काम हो रहा है। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लाइक टेप, वीडियो, फ्लॉपीज, कैसेट। इलेक्ट्रॉनिकली भी आप इसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। कौन अप्लाई कर सकता है, पूरा इंडिया कर सकता है। वो क्या बोलता है मुन्ना भाई की भाषा में, अक्खा इंडिया इसको कर सकता है। एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ओरिजिनली। जम्मू कश्मीर के अलावा इसको पूरा देश अप्लाई कर सकता है ना। अब इसमें टाइम लिमिट क्या है, जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपने उस पर रिक्वेस्ट डाली है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनकी क्या है, ये लिमिट है, टाइम लिमिट, कि उनको 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन वो देनी है। और अगर किसी लाइफ या लिबर्टी पे बात आ जाती है कि इंसान के पास टाइम ही नहीं है, तो उनको फिर इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स में देनी पड़ेगी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आया है। और ये क्वेश्चन अपने राजस्थान से रिलेटेबल भी है। अगर आप कोई राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आरटीआई एक। ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है ना, जैसे किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें कोई वो थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो रही है, तो वो 40 डेज़ में आपको देनी होगी। वैसे तो 30 डेज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 30 डेज़, 48 आवर्स किसके लिए, लाइफ एंड लिबर्टी के लिए, और 40 डेज़ किसके लिए, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, किसको हम मतलब एग्जेम्पशन है ये, किसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, किसको हम अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो अफेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर मतलब कि देश के कोई एकीकरण पे या संप्रभुता पे कोई फ़र्क पड़ता है, कोई अफेक्ट कर रहा है कि उससे देश को नुकसान हो सकता है, तो वो हम इसको नहीं बताएंगे। सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। देश की आम जनता के लिए ये ठीक है जानना कि क्या हो रहा है देश में, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो देश को नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो उससे जैसे वैसे तो इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत आसान हो गया, लेकिन ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। फॉरबिडन बाय कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, जिसको कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने ही हटा दिया हो कि नहीं आप इनको नहीं बताना है, तो आप नहीं बताना। डिस्क्लोजर वुड सीज एंड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, कोई स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के थ्रू अगर वो हो गया, सीज कर दिया जिसको, तो उसको भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कॉमर्शियल ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नहीं, इनके बारे में भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन, कोई फॉरेन गवर्नमेंट है उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपको नहीं मिलेगी। कैबिनेट पेपर रिकॉर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर के मतलब कि जो आपका कैबिनेट पेपर रिकॉर्ड है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू आपको मिलता है, वो भी आपको नहीं बताया जाएगा कि ये एग्जाम्प्ट है। क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि जैसे अभी देश में पता चलेगा क्या चल रहा है, इतना ज़्यादा पता चल जाता है तो फिर वो सही नहीं है ना, तो उसके बारे में भी नहीं बताया जाएगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी है जिसके बारे में भी देश को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उससे हमारी वो ख़त्म होती है,
सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ता है, तो कुछ एग्जामेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ एग्जाम्ट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो, अब इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या काम चल रहा है अगर आपको बता दिया जाएगा तो देश की खबर बाहर जाएगी। अब इंटरनेट इतना फास्ट है, मोबाइल फ़ोन्स है, तो हमारे देश की खबर बहुत जल्दी चली जाएगी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम्ट है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। कुछ रिसर्च या एनालिसिस विंग, कोई रिसर्च हो रहा है तो उसकी आपको नहीं पता चलेगी, इसको रॉ बोलते हैं, है ना। ये IB है, शॉर्ट में भी आ सकता है, अब इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी। अब ये क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसकी भी आपको नहीं पता चलेगी, है ना, DE। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुछ हो रहा है सेंट्रल ब्यूरो के थ्रू तो नहीं होगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस ऑफिस, मैं आपकी शॉर्ट फॉर्म इसमें लिखती जाती हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। इंटेलिजेंस IB। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। डायरेक्टोरेट इन्फोर्समेंट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, जिसको हम बोलते हैं ना। सेंट्रल रिजर्व पुलिस ऑफिसर CRPF। शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है, लॉन्ग फॉर्म भी आ सकती है, वैसे मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर पे जाते हैं ना, उनकी खबर भी दे देंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। नेशनल सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी NSS। कोर्ट कंटेम्प्ट एंड प्रिविलेज, मतलब जो कोर्ट के द्वारा वो हो कि नहीं बताना ये, है ना। ट्रेड एंड IP सीक्रेट TNIP। पर्सनल प्राइवेसी, जो सेक्शन 8 और I1J के थ्रू वो हो एग्जाम्ट है ये, कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन नहीं जा सकता, ठीक है। PP या PDP। तो ये मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, आसान है। जो भी आप खुद ही वैसे पढ़ते ही समझ जाएंगे कि क्यों हम देश में इसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी BSF, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, DRDO, नेशनल सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, ये तो क्या ही बताएंगे, NSS, कोर्ट कंटेम्प्ट एंड प्रिविलेज, कोर्ट के बारे में नहीं बताएंगे, ट्रेड एंड IP सीक्रेट्स, अपना व्यापार और जो भी अपने ये क्या बोलते हैं इसको, एड्रेसेस है, IP एड्रेसेस, वो नहीं बताएंगे। पर्सनल प्राइवेसी, जिसमें पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास की आज ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया हो। और भी अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेबल, अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप बताइएगा कमेंट में करके कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। और अगर आपको कोई पर्सनली कुछ पढ़ना है कोई टॉपिक तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं आपको वो भी कवर करवा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।